आलोक पांडे द जीएस क्रिकेट चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 या अनुच्छेद 22। आर्टिकल 22 यह कहता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में इसमें व्यक्ति और सरकार के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। आर्टिकल 22 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार किया जा सकता है राष्ट्रहित में, तो उसको गिरफ्तारी का कारण अवश्य बताया जाएगा और उसे वकील चुनने की सुविधा दी जाएगी। दोस्तों, भारतीय संविधान में जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें भारतीय संविधान में उसको भी कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे राष्ट्र रक्षा के लिए या किसी व्यक्ति को देश की एकता और अखंडता कोई व्यक्ति अगर तोड़ता है या कोई व्यक्ति देश की एकता अखंडता को नकारात्मक रूप से नुकसान पहुंचाता है तो उसको आर्टिकल 22 के तहत अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 90 दिन तक तो बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अगर 90 दिन से ज़्यादा गिरफ्तारी की बात की जाएगी तो वह एक बोर्ड का स्थापना के द्वारा उसे यह बताया जाएगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। दोस्तों, क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सरकार के अगेंस्ट प्रदान किया गया है, सरकार के विपरीत प्रदान किया गया है। अगर सरकार भी मौलिक अधिकार का हनन करती है तो हम न्यायालय के द्वारा सरकार से मौलिक अधिकार को मानने के लिए बाध्य कर सकते हैं। आर्टिकल 22 यहां पर सरकार को थोड़ी शक्तियां प्रदान करता है कि अगर सामान्य परिस्थितियां हैं तब तो कोई व्यक्ति सरकार से क्वेश्चन कर सकता है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है, सरकार से प्रश्न कर सकता है और सरकार बाध्य है उन प्रश्नों का उत्तर देने पर या संविधान के मौलिक अधिकार में जो स्वतंत्रताएं, जो समानता, जो बंधुता की बात की गई है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को हम सरकार से प्राप्त कर सकते हैं, उसकी इच्छा के विपरीत भी। लेकिन आर्टिकल 22 सरकार को कहीं न कहीं शक्ति प्रदान करता है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रहित के विपरीत जाकर के गलत कार्य करता है, जैसे कि कोई व्यक्ति देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास करता है, कोई व्यक्ति शत्रु राष्ट्र के साथ अच्छे व्यवहार रख के देश को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है या इस तरह से देश के विपरीत कोई कार्य करता है तो उसे दंडित करने का अधिकार भी आर्टिकल 22 में दिया गया है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि 90 दिन तक की गिरफ्तारी के लिए तो कोई कानून है ही नहीं। 90 दिन तक गिरफ्तारी के लिए अगर आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तार किया गया है या 22 के तहत बने कानूनों के तहत, जैसे पोटा है या टाडा है, इन कानूनों के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वह गिरफ्तारी के कारणों को भी 90 दिन के बाद ही जान सकता है या सरकार अगर 90 दिन से ज़्यादा किसी को गिरफ्तार करती है तो ही वो कारण बताने के लिए बाध्य है। दोस्तों, ये किया क्यों गया? ये आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए है, यानी अगर कोई अपराध होने वाला है उस अपराध को होने से रोकने के लिए आर्टिकल 22 का प्रयोग किया गया है, जिससे कि वो अपराध घटित न हो पाए। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये है। डिटेंशन बच्चों दो तरह के होते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो प्यूनिटिव डिटेंशन है ये न्यायालय द्वारा दिया जाता है और यह अपराध घटित हो जाने के बाद दंडित करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने जो डिटेंशन किया था, उनकी संलिप्तता राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में अंग्रेजों के अनुसार पाई गई थी तो उन्हें प्यूनिटिव डिटेंशन किया गया था, जो न्यायालय के द्वारा करता है। लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये अधिकार पुलिस के पास होता है कि कोई व्यक्ति किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का अधिकार का प्रयोग करते हुए अपराध घटित होने के पूर्व ही गिरफ्तार कर लेता है। दोस्तों, आर्टिकल 22 भारत सरकार को और राज्य सरकारों को इसमें कानून बनाने का अधिकार देता है, अर्थात देश की पार्लियामेंट और राज्य की विधानसभाएं राज्य की विधानसभाएं प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए आर्टिकल 22 का प्रयोग करते हुए कानून बना सकती हैं और वो कानून
अगर वो राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित किया जाता है तो उस विधानसभा या उस राज्य में लागू होगा, और अगर देश की पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया जाता है तो वह पूरे देश में लागू होगा। 22 ये जो अधिकार है सरकार को इसीलिए देता है जिससे कि मौलिक अधिकार का दुरुपयोग न किया सके या मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग न किया जा सके। दोस्तों 1951 में सबसे पहले इस देश में प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून लाया गया और उसमें 10 माह तक की गिरफ्तारी की व्यवस्था की गई थी और उसके लिए एक बोर्ड की स्थापना की बात भी की गई थी। उसके बाद फिर अलग अलग तरीके से कानून जो है आर्टिकल 22 के उपयोग के लिए लाए गए, जिसमें टाटा जैसे कानून प्रमुख है, जिन्हें बाद में ये माना गया कि ये कानून राष्ट्र रक्षा के लिए तो ठीक है लेकिन इससे मौलिक अधिकारों का बहुत तीव्रतम हनन होता है, तो उन्हें खत्म करके समय समय पर अलग अलग कानून लाए गए हैं। आर्टिकल 22 का प्रयोग करके ही महाराष्ट्र में मकोका जैसे और उत्तर प्रदेश में यूपी कोका जैसे कानून लाए गए हैं, जिसके द्वारा सरकारें राष्ट्र के अवांछनीय तत्वों को, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को दंडित कर सके तथा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब होने से रोक सके तथा देश की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए जो लोग कुत्सित प्रयास करते हैं उनको भी बचा सके, उनको भी दंडित कर सके और राष्ट्र को सुचारू रूप से चला सके और लॉ अबाइडिंग लोग, कानून को जो मानने वाले लोग हैं, उनके हित में सरकार काम कर सके। दोस्तों इस तरह से आर्टिकल 22 मौलिक अधिकारों में वह अधिकार है जो कहीं न कहीं पर सरकार को अधिकार देता है और यह दूसरे अनुच्छेदों से इसीलिए अलग हो जाता है कि आर्टिकल 22 सरकारों को शक्ति देता है। यहाँ पर व्यक्ति की शक्तियाँ सीमित हो जाती है, उसे केवल वकील चुनने का अधिकार और 90 दिनों के बाद अगर उसे ज़्यादा गिरफ्तार किया जाता है तो एक बोर्ड की स्थापना करके, और ये बोर्ड तय करेगा कि क्या जो उसकी गिरफ्तारी है 90 दिनों के बाद क्या वो गिरफ्तारी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इस तरह देखते हैं कि मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 22 व्यक्ति की तुलना में सरकार को ज़्यादा अधिकार प्रदान करता है। यह आर्टिकल 22 इस मामले में दूसरे अनुच्छेदों से अलग है। दोस्तों आर्टिकल 22 को मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लेकिन कम समय में अर्थात गागर में सागर भरने का प्रयास किया है और जितना मेरे पास ज्ञान है उतने ज्ञान में आपको न्यूनतम समय में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि मेरी बात आप तक सही तरीके से पहुंच पाई होगी। अगर कोई सजेशन या कोई कमेंट आप करना चाहते हैं, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करिए, उसका उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। आज मैं आर्टिकल 22 को ही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।